नमस्कार बच्चों, मैं हनुमान परियार, केमिस्ट्री फैकल्टी, मेडिकल हेड, वडोदरा विद्यापीठ सेंटर। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में नीट की क्या प्लानिंग रखें कि हम 2025 के अंदर ही नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर दें। बिल्कुल बच्चों, दोनों एग्जाम अलग तरीके से प्रिपेयर होते हैं, दोनों एग्जाम का कंटेंट सेम है लेकिन प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस करते हैं कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मेजर डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूं। जो नीट एग्जाम है ना, वो प्रिंसिपल बेस पर चलता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है कि अगर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और वो एक ऑप्शन तभी आप सेलेक्ट कर पाओगे जब उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपने क्लियर कर रखा। आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लाइन से इस टाइप का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। प्रिंसिपल मींस कंसेप्ट। तो ये एग्जाम जो है वो कंसेप्ट पर चलता है, प्रिंसिपल पर चलता है। बोर्ड एग्जाम जो है वो रूल बेस पर चलता है। बोर्ड के कुछ सर्टेन रूल होते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर बोला है कि भाई इसको 5 लाइंस के अंदर फिनिश करना है तो 5 लाइन में फिनिश करना है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर डायग्राम है तो आपको डायग्राम बनाना है पेंसिल से सेंटर के अंदर और उसकी मार्किंग करनी है। बोर्ड एग्जाम के कुछ रूल होते हैं, एग्जामिनर उन रूल को अपने माइंड में रखते हैं और तभी जाके आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। लेकिन नीट एग्जाम के अंदर ये रूल सब खत्म हो जाते हैं। हमें हैंड राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें तमाम तरह की जो है वो सब खत्म हो जाती है। मतलब हमें अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों का टेम्परामेंट अलग है। हमें सब्जेक्टिव वर्क के टाइम पर लिख लिख के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हमें लिख लिख के तो पढ़ना ही है, बट साथ साथ में हमें लॉन्ग टाइम तक बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा। जो की पॉइंट्स है उन की पॉइंट्स को हमें याद रखना पड़ेगा। बहुत डिटेल में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि नीट एग्जाम को कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये समझते हैं कि नीट एग्जाम हाल फिलहाल में जो पेपर बन रहे हैं वो किस टाइप के हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर कोविड की अगर मैं बात करूं तो कोविड से पहले नीट का जो पैटर्न है वो 3 चीजों पर डिपेंडेंट था। हार्डवर्क बेस्ड था, टाइम मैनेजमेंट बेस्ड था और आईक्यू बेस्ड था। लेकिन आप देखोगे कोविड के बाद में तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। आईक्यू बेस्ड बहुत कम हो चुका है, मेमोरी बेस्ड पेपर जो वो ज्यादा आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि नीट एग्जाम जो वो टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंडेंट है और हार्ड वर्क पर डिपेंडेंट है। टाइम मैनेजमेंट पे कैसे डिपेंडेंट है, तो आप लोगों को नीट एग्जाम का पैटर्न पता होगा कि नीट के अंदर 200 क्वेश्चंस है और 200 मिनट्स है। 20 मिनट्स आप मान लो ओएमआर फिल करने के अंदर, लेकिन उस साथ में आपके पास में टोटल 200 क्वेश्चंस में से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और आपके पास में 180 मिनट्स है, क्योंकि 20 मिनट्स आपकी चली गई ओएमआर के अंदर। 1 मिनट के अंदर एक सवाल सॉल्व करना है आपको, और इस टाइम को बिल्कुल दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सपोज फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको 2 मिनट में सॉल्व करना पड़े, हो सकता है कि एक क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। तो आपको उस टाइम को मैनेज करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट बेस्ड है, इसीलिए नीट एग्जाम जो है ना विगरस प्रैक्टिस मानता है। इतनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, हर दिन हमें पेपर देना पड़ता है, तब जाके वैसा टेम्परामेंट सेट होता है, तब जाके हम राइट टाइम पे उस पर्टिकुलर पेपर को हम फिनिश कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क बेस्ड। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता सकता हूं जो एकदम मीडियोकर टाइप के बच्चे, जिनका आईक्यू इतना अच्छा नहीं है, जिनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मेहनत करना जानते हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो कंसिस्टेंसी को अच्छे से समझते हैं। अगर आज उन्होंने 5 घंटे पढ़ा है तो कल भी वो 5 घंटे पढ़ेंगे, और पूरे साल भर वो डेली बेसिस पर 5 घंटे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हार्डवर्क बेस्ड है। अगर आपने एक ही कंटेंट को 5 बार अगर देख लिया तो वो मेमोरी के फॉर्म में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 2 चीजों को मत भूलना। अगर ये 2 चीजें आपने सही से मैनेज कर दी तो नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे।
बात करते हैं नीट एग्जाम के सिलेक्शन के लिए किन किन चीजों का रोल है, कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेनली यहां पर 3 चीजें हैं। टीचर का 20% रोल है। 20% रोल का मतलब कंटेंट देना। कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया, अब उस कंटेंट को कैसे आप लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड के अंदर रिटेन करते हो, लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हो। तो डियर स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 60% है। 60% रोल, योगदान जो है वो स्टूडेंट्स का है नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने में, और 20% है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब एक ऐसा मिरर जो आपको बता दे कि आप किस डायरेक्शन में हो। क्या आपने उस पर्टिकुलर वीक के अंदर जो प्रिपरेशन की है या फिर 15 डेज के अंदर जो प्रिपरेशन की है वो कितनी आपको याद है और वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, टेस्टिंग से हमें पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 चीजों पे हमें बहुत फोकस करना पड़ता है, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? आपका। हम अपना कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। हमें पूरी प्लानिंग हमारे पास में रहती है कि कौन कौन सा टॉपिक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने होते क्लास के अंदर। हम अपना पूरा 20% रोल जो है वो निभा लेते हैं। बात आती है इसकी और बात आती है इसकी। बहुत सारे बच्चे जो वो टेस्ट को मिस करते हैं, तो जो 20% योगदान है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखो। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो पीसीबी जो है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी है, उसके सिलेबस को हमें कैसे फिनिश करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक अच्छे रिजल्ट के लिए, एक अच्छी फाइट के लिए, बहुत अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कहां कहां से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, जो कोचिंग की डीपीपी है और जो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है और जो पीवाईक्यू है, अगर ये कंटेंट अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिनिश किया तो कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस पर्टिकुलर कंटेंट से बाहर पेपर बनता ही नहीं है। आप नीट के लास्ट पीवाईक्यूज देखिए, आप 10 साल की या 15 साल की हिस्ट्री देखिए, आपको दिखेगा कि सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस जगह पे आपको ये पॉइंट बोलूंगा कि एक ट्रैकर बनाओ, एक ट्रैकर को मैनेज करो और उस ट्रैकर के ऊपर लिखो पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, मॉड्यूल, है ना, आपने उस एनसीईआरटी को कितनी बार रिवाइज किया, चैप्टर वाइज आप ये सब पैरामीटर है। और जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर सपोज कंप्लीट हुआ है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को इन जगह से आपने कंप्लीट किया कि नहीं। अगर आपने उस ट्रैकर के अंदर मैक्सिमम टिक कर दिए, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर बात करें जूलॉजी और बॉटनी की, तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करो। मल्टीपल बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक्स हैं उसी को सॉल्व करो। एनसीईआरटी से बार भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा हमें मॉड्यूल लेवल पे और मे बी रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट आए तो आप अपने टीचर से डिस्कस करो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, मतलब कैसे हम सेल्फ स्टडी करें। सर हमें तो समझ में ही नहीं आता, हम घर पे जाके पढ़े तो पढ़े क्या। तो मैं आप लोगों को क्लियरली एक पैटर्न बता देता हूं, उस पैटर्न पे आप चलिए, डेफिनेटली आपकी कभी बैकलॉग नहीं रहेगी, बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, और राइट टाइम पर आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी होगी। बच्चे इसी चीज से परेशान होते हैं कि सर आने वाले पेपर की प्रिपरेशन नहीं हो पाई, सर हम तो पीछे जो सिलेबस हो रखा था उसके प्रैक्टिस में लगे हुए थे, उसके सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे थे, हमने कभी फिनिश नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने अपना काम डेली बेसिस पे कर रखा है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बैकलॉग पूरा कंप्लीट रहेगा और आने वाले पेपर को आप बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ में उस पेपर को आप दे पाओगे। तो करना क्या है बच्चों, सेल्फ स्टडी। पहला पॉइंट यह है कि अगर आपने क्लास के अंदर 100% फोकस किया है, अगर आपने 100% फोकस कर रखा है तो घर पे जाके कंटेंट को समझने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको उस कंटेंट को बस सीधा याद करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर, हम तो देखते हैं, हमारी तो ऑब्जर्वेशन रहती है, किसी बच्चे का ध्यान ऐसा है, कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा थॉट आ गया कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से भटक गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्लास के अंदर 50% फोकस होता है, तो घर पे जाके पहले 50% कंटेंट को समझने में अपना वो टाइम वेस्ट करते हैं। 70% अगर किसी का क्लियर है तो 30% क्लास नोट्स को समझने में वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मेरी आप लोगों से एक ही नम्र निवेदन है, विनती है और सजेशन मान सकते हो आप कि क्लास के अंदर आप अपना 100% फोकस दीजिए, सो दैट कंटेंट को समझने में हमें टाइम वेस्ट घर पे नहीं करना पड़ेगा, बस याद करने में हमें टाइम वेस्ट करना है। टाइम वेस्ट नहीं बोलेंगे हम उस पर्टिकुलर टाइम को लर्न करने के अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। घर पे जाते ही सबसे पहले आपको क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, समझना नहीं है, क्लास के अंदर समझना है। और अगर नहीं समझाए तो फिर आपका टाइम यहां पे थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो पहले क्लास नोट्स को समझो, और क्लास नोट्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट्स के अंदर अंडरलाइन करो, और अलग से आप A4 साइज का पेपर लो या एक अलग से डायरी रखो। उस डायरी के अंदर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको यहां पे नोट करो। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और एग्जाम से पहले जब आप 2025 के एग्जाम में अपीयर होगे उससे पहले फाइनल टेस्ट सीरीज होगी, और फाइनल टेस्ट सीरीज के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करोगे? क्या लास्ट मोमेंट पर अपने टेबल के अंदर या टेबल के ऊपर आप सभी कंटेंट को रखोगे? क्या एनसीईआरटी की सभी बुक रखोगे? क्या मॉड्यूल को रखोगे? क्या क्लास नोट्स को रखोगे? किस कंटेंट को कहां से फिनिश करोगे? डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लास्ट में बहुत काम आएगा। डेली बेसिस पर जब पेपर होगे तो आपको हर दिन पेपर देना है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को फटाफट रिवाइज करके उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंटेंट को रिकॉल करा के आप पेपर में एंटर हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से टाइम आपको नहीं देना है। आपको करना क्या है, जो क्लास नोट्स हैं उस क्लास नोट्स को रिवाइज करते टाइम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दो, और कोई की पॉइंट है इंपॉर्टेंट तो उसको आप यहां पे नोट डाउन कर दो। कोई फॉर्मूला है तो उसको बॉक्स में बना दो, और कोई चीज अगर समझ में नहीं आए तो उसको मार्क कर दो कि भाई नेक्स्ट डे क्लास के अंदर सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद में वही टॉपिक आपको पढ़ना है अपने मॉड्यूल से, सेम टॉपिक। सपोज आज के लेक्चर के अंदर मोलरिटी कंसेप्ट पे डिस्कशन हुआ है, तो क्लास नोट्स के मोलरिटी वाले पार्ट को रिवाइज किया, फिर उसी पार्ट को हमने मॉड्यूल से डिस्कस मतलब देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मिले तो उसको हमने सॉल्व कर दिया, और सेम टॉपिक आप लोगों को करना है एनसीईआरटी से। और इन तीनों में जो भी की पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट उसको यहां पे नोट करना है, और डेली बेसिस पे आपके क्लास के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। डेली बेसिस पर आपका लेक्चर क्लियर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मजा आएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे कि यस लास्ट क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी, ये फॉर्मूला यहां पे कनेक्ट होगा। तब डेली बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सेल्फ स्टडी करो, कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ऐसे की पॉइंट, जैसे रेडॉक्स चैप्टर है तो रेडॉक्स चैप्टर के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, एक्सेप्शन वाली चीजें हैं, है ना, उसको यहां पे लिखो, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, और बिल्कुल क्लियर बनाओ। जरूरी नहीं है कि कम पेज के अंदर हो, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाए और देख के तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा ये है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, क्लास नोट्स के अंदर या मॉड्यूल के अंदर या फिर एनसीईआरटी के अंदर लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश है, ग्रामर है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें साइंस के अंदर उस पर्टिकुलर की पॉइंट पे हमें फोकस करना है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो मैं नीट की बात कर रहा हूं, मैं बोर्ड एग्जाम की जब भी बात करूंगा, मैं डिस्कशन करूंगा तो उसका पैटर्न बिल्कुल अलग रहेगा। आज हम नीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलो भाई, दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ना है। मैं 3 साल की अगर हिस्ट्री बताऊं आप लोगों को, जूलॉजी बॉटनी का तो 110% पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आया है। केमिस्ट्री का लास्ट 3 साल का जो पेपर है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से। ये हमें ये बता रहा है कि भाई पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, इसलिए हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और सिलेक्शन यहीं से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल के अंदर ऐसी वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू से ऐसा ऑर्डर पूछा जाता है।
आपको ये ऑर्डर पूछेंगे, हाँ इसको हम क्लास में समझते भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे ना तो कुछ टेबल्स मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हाईलाइट किए हुए मिलते हैं, राइट। उसको बहुत अच्छे से बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, अंडरलाइन करो, जो की पॉइंट्स है उसको साइड में लिखो कि इस पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट है, इस पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट है, और ऐसे हाईलाइट करके रखो, ताकि जब भी मुझे रिविजन करना पड़े कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे रिवीजन करना है तो आपको पूरा दिखेगा कि भाई कहाँ टॉप टू बॉटम क्या होता है तो डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये सब पैरामीटर आपको मिलेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी को एकदम क्लियर कट अपने माइंड में पूरा फिट कर दो इमेज के फॉर्म में। एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि एनसीईआरटी में कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पे हम डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों ने जितने भी पेपर्स दिए हैं उन सभी पेपर्स की अगर आप लोगों ने एनालिसिस नहीं की तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर के अंदर मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की है, मेरी क्या मिस्टेक रही है जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल एक जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए, और नेक्स्ट पेपर में जब आप एंटर हो तो आपको पहले से वो जो माइक्रो प्लानिंग जो एनालिसिस कर रखी है उस एनालिसिस को आप देख के जाओगे कि यस यार लास्ट टाइम मेरी 5 बबलिंग मिस्टेक हुई थी, तो वो जैसे ही देख के जाओगे ना पेपर से पहले तो वो माइंड में रहेगा कि नहीं बबलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है, मुझे उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। याद आएगा आपको मिस्टेक बुक देख के कि यार मेरी ओएमआर के अंदर सीक्वेंस मिस्टेक होती है, 52 को मैं 53 में भर देता हूं और फिर उसके बाद में सीक्वेंस जो वो चेंज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी मिस्टेक बुक होनी चाहिए, और मिस्टेक बुक एक जगह पे होगी, है ना, पूरे पेपर की एनालिसिस एक जगह पे होगी, तो उस एनालिसिस को आप देख देख के आप अपना इंप्रूवमेंट चेक कर सकते हो। अब कैसे एनालिसिस करनी है, एनालिसिस बुक कैसे बनानी है, उस पर भी आपकी हेल्प करेंगे। आपके पास में पूरा सब कुछ प्लानिंग जो है वो रेडीमेड है, आपको बस स्टडी टेबल पे बैठना है और ये सब काम आपको फिनिश करना है। प्लानिंग करने के लिए हम है ना, आपको बस हार्डवर्क करना है। अब आपकी मेहनत अगर हम कर लेंगे तो सिलेक्शन हमारा होगा, सीधी सी बात है, बट सिलेक्शन आपका करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हार्डवर्क आपको करना है, बाकी पूरी प्लानिंग के लिए हम रेडी हैं। कैसे प्लानिंग करनी है, देखो आपको मिस्टेक बुक कैसे बनानी है बहुत जरूरी है। अब कोई पेपर आपने दिया 720 मार्क्स का, तो पहले तो आप ये लिखो कि कितने मार्क्स आए, फिर उसके बाद में लिखो कि उसमें कितने इनकरेक्ट है और कितने अनअटेम्प्टेड है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करोगे, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बॉटनी है और ये जूलॉजी है। फिजिक्स के अंदर मेरे सेक्शन ए के अंदर 31 करेक्ट है, 10 करेक्ट है सेक्शन बी में, यहाँ पे 2 इनकरेक्ट है, 2 जो है वो अनअटेम्प्टेड है, इतने मार्क्स आए। ये पूरी क्लियर कट होनी चाहिए एनालिसिस, ताकि दिखे कि किस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, किस सब्जेक्ट के अंदर टाइम देने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट को थोड़ा सा होल्ड पे रखना है कि उसको होल्ड पे रखने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज के अंदर जो जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड है उसका सॉल्यूशन लिखना है, राइट। वो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, वो पर्टिकुलर आपने मिस्टेक क्या की है, आपने अनअटेम्प्ट क्यों किया, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं याद था, आपको रीडिंग के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई, आपने कुछ रीड करते टाइम आपने मिस्टेक कर दी, ऐसा कुछ रीड करना था और आपने डिफरेंट ही रीड कर दिया। आई बात समझ में? तो बहुत जरूरी है, इससे पूरा क्लियर दिखता है। एक टाइम के बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने 50 पेपर दिए हैं 720 मार्क्स के, और उन 50 पेपर में मुझे ये टॉपिक जो है ना टफ लगे, ये टॉपिक जो है वो ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हो रहे हैं, तो इन टॉपिक पे हम टेस्ट सीरीज में एंटर होने से पहले फोकस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप ये मान के चलो कि जब हम टेस्ट सीरीज में एंटर हो गए ना, तो आप मान के चलो कि वही नीट का पहला पेपर है, और फिर उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज है ना वो बफर साइड है, बफर जोन में आप उसको लेके चलोगे कि उसमें और ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ चाहिए, बट टेस्ट सीरीज है स्टार्ट मतलब वो नीट का आपका पेपर है, ये मान के आपको बैठना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप फेब एंड तक अपनी पूरी प्लानिंग कंप्लीट कर दोगे, अपनी पूरे सिलेबस को फिनिश कर दोगे फेब एंड तक, तब जाके मार्च और अप्रैल के अंदर आप विग्रस प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप मई फर्स्ट वीक के अंदर एग्जाम दे पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, एनालिसिस कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। लास्ट में कंक्लूजन भी लिखो कंक्लूजन कि क्या सॉल्यूशन है। हमें थोड़ा सा फोकस इंक्रीज करना है, पेपर देते टाइम फोकस ज्यादा देना है, मल्टीपल थॉट्स रहते भाई, पेपर हॉल में एंटर होने से पहले हम किस जोन में थे वो चीजें भी अपने दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, तो फोकस बढ़ाना है पेपर में।
और मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। अच्छे करने के लिए पेपर की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, और रैंडम थॉट जो आते हैं दिमाग में वो सब हटाना है। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने माइंड को सिग्नल दे पाते हैं कि नहीं, ऐसा करने पे और अच्छा होगा। और लास्ट में लिखो कंक्लूजन कि इस बार कंटेंट सही था, बट सिली मिस्टेक्स वगैरह हो गई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, सीक्वेंस मिस्टेक होगी, उसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने कम आए। कुछ न कुछ अपने माइंड को सिग्नल दो कि नेक्स्ट पेपर के अंदर हमें क्या करना है। तो होपफुली एनालिसिस कैसे करनी है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा बहुत खतरनाक चीज, पूरे जर्नी के अंदर आप इसको एक जर्नी मानो, ये एक गोल, आपको पहला चैलेंज मिला है लाइफ का, और उस फर्स्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और इसको अगर आपने एक्सेप्ट करके इस चैलेंज को अगर क्लियर कर दिया, लिटरली बता रहा हूं, लाइफ में कहीं पर रुकने वाले नहीं हो। जिन जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर किया है वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूरे साल भर के लिए हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे रास्ते में आने वाली जो दुविधाएं हैं, जो विपदा जो क्रिएट करते हैं, वो ये सब पॉइंट्स है। सोशल मीडिया से दूर रहो, रील देखने में समय वेस्ट नहीं करना है वरना अपनी रील बन जाएगी। सोशल मीडिया से दूर रहना है। अगर हम रील देख रहे हैं ना, तो रील पता नहीं कब 1 घंटा हो जाता, आधा घंटा हो जाता, पता ही नहीं चलता है। तो इससे दूर रहो। न्यूज़पेपर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, क्या चल रहा है इंडिया में, ये सब अपने पेरेंट्स बता देंगे। उनको बोल दो कि क्या चल रहा है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जो है वो बोलते हैं कि सर हमारी तो हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की। भाई अभी हमें टारगेट ओरिएंटेड वर्क करना है। अगर आप अपना समय किसी और जगह पे दोगे तो दूसरा वो उस टाइम को यूज करके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। दूर रहना है इससे। लार्ज फ्रेंड सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा उतना कम्युनिकेशन होगा, जितना कम्युनिकेशन होगा उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। 1 या 2 फ्रेंड रखो जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लास में क्या चल रहा है, कभी सपोज आप नहीं पहुंच पाए, या फिर आप लॉन्ग टाइम तक उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह और इस टाइप का डिस्कशन कर सकते हो, तो इससे दूर रहना है। फैमिली फंक्शन से दूर रहना है। अगर अर्जेंट नहीं है तो इसको अवॉइड करो, क्योंकि समय समय पर ये आपको टाइम बचाएगा। क्योंकि फैमिली फंक्शन अगर बीच में आ रहे हैं, कुछ भी इवेंट अगर हो रहा है, तो वहां से आप टाइम निकाल सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने कंटेंट पे, अब जो क्लास का जो कंटेंट मैंने बताया है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, बस उसी कंटेंट पे आपको फोकस करना है। आप अगर नेट पे सर्च करोगे कि नहीं यार इस बच्चे ने बोला है कि मैंने तो ये बुक सॉल्व की थी इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर 2 दिन के बाद में आप सर्च करोगे कोई दूसरा, वो बोलेगा कि सर मैंने तो ये बुक जो वो सॉल्व की थी उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी पे अता बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे प्रैक्टिस डीपीपीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें अपने रिक्वायर्ड कंटेंट पे टिका रहना है। हमें उस कंटेंट को सॉल्व करना है जो एग्जाम में पूछा जाए। हमें बेवजह नीट के लिए जेई एडवांस के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है हाल फिलहाल जो पेपर आ रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हो, बट एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो कंटेंट के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपने टीचर से मिलो, एक ही बार डिस्कस करो, उनके दिमाग में सब कुछ पता रहता है, पहले से पॉइंट पता रहता है कि ये करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई? अब मैं तो यही बोल सकता हूं कि भाई अंतिम मौका है, ये मान के ही काम करो कि जैसे हम नीट 2025 का एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकले, तभी आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि यार मेरे नाम के आगे तो डॉक्टर लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उस मोमेंट के लिए हमें वर्क करना है कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे, और वो तभी पॉसिबल है जब आप हार्डवर्क और टाइम मैनेज करना सीख लोगे। डेली बेसिस पर किस टाइम को कैसे यूज करना वो सीख लोगे, और हार्डवर्क करना अगर सीख लोगे तो डेफिनेटली आपका जो मिशन है, विजन है, वो आपका कंप्लीट होगा। फाइनली मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, एक ही मंत्र है नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने का, वो है कंसिस्टेंसी। डेली बेसिस पे वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो, डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा, है ना। हर दिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर दिन अगर आप वो काम करते रहोगे तो एट द एंड वो कंटेंट आपको याद ही हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तपना तो पड़ेगा। बिना मेहनत के किसी को कुछ मिला ही नहीं है। तो अगर ये बोलता है और कोई ऐसा है कि मुझे तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, तो हमें भी उनसे मिलना है। हम भी जानना चाहते हैं कि बिना मेहनत से कैसे मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, तपना बहुत जरूरी है अगर नाम के आगे डॉक्टर लगाना है।
अगर आप ये चाहते हो कि यार मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक सोसाइटी का ऐसा डॉक्टर बनना है कि लोग बोले कि यार जाना है तो अगर इनसे ही ट्रीटमेंट कराना है, मतलब जाना है तो इनके पास ही जाना है, ऐसा डॉक्टर मुझे बनना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सपने जो आपने पाले हैं, सपने को साकार करने के लिए हमें जी जान लगा देना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, फ्यूचर डॉक्टर्स हो आप सब लोग, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछ पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं उससे उस तैयारी के अंदर 4 चांद लग जाए और आप नीट 2025 एग्जाम को क्वालिफाई करो। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।